हेलो एंड वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल जैसे हिस्ट्री एंड शायरी। तो आज यू कैन सी ऑन योर मोबाइल स्क्रीन और योर लैपटॉप स्क्रीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। सो आप दो पिक्चर्स देख रहे हैं और ये जो श्रेय जाता है इस पीपीटी का जो आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मिस्टर साजिद खान है यूनिवर्सिटी ऑफ चिटगोंग से, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से। इनकी इस पीपीटी के आधार पर मैं आपको ये लेक्चर समझाने जा रहा हूँ। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जैसे कि क्या हुआ दैट टाइम जब 1929 से 1931 तक ये इकोनॉमिक डिप्रेशन, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जिसे महान आर्थिक मंदी हम कहते हैं, हमें देखने को मिली। दो पिक्चर आप देख रहे हैं, एक के कॉफ़ी एंड डोनट्स फॉर द अनएम्प्लॉयड, जो पिक्चर आप देख रहे हैं लोग खड़े हैं और ये डोनट्स और कॉफ़ी के लिए खड़े हैं, जो कि हालात इतने ख़राब थे, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो गई थी कि लोगों को इस तरह के शॉप्स का सहारा लेना पड़ा जहाँ उन्हें फ्री और जो है वो चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही थी। दूसरा, एक मदर अपने बच्चों के साथ बैठी है और ये पिक्चर बड़ी, आप यूट्यूब पे, आप गूगल पे सर्च करें तो आपको बहुत मिल जाएगी। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सो कॉज ऑफ द डिप्रेशन अगर बात करें, डिक्रीजिंग फार्म प्राइजेस। अब देखिए कि आई क्यों, ये डिप्रेशन क्यों आया, ये मंदी क्यों आई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे ही जर्मनी पर युद्ध के कर्ज़ों का बोझ लाद दिया गया, तो जर्मनी वाज अनेबल टू पे द डेब्ट्स, यू कैन से, जो लगाए गए बाय द अलाइज नेशंस। जो अलाइड नेशंस थे, मित्र देश थे जो जीते थे, खास करके उन्होंने यूएसए से कर्ज़ा लिया था। तो एक मीटिंग में, पेरिस कॉन्फ्रेंस में ये भी डिसाइड किया गया कि हम कर्ज़े माफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इससे फिर बहुत भारी कर्ज़ा जो अमेरिका से लिया गया था वो माफ़ अमेरिका नहीं करना चाहता था। तो ये एक बिग प्रॉब्लम थी उस समय की। तो हम देखते हैं जैसे कि इन हालातों में जर्मनी पहले ही टूटा हुआ था विश्व युद्ध के बाद, उसके पास पैसे देने के लिए नहीं थे, वो नहीं पे कर सकता था इन कर्ज़ों को। बहुत सारे कमीशन बिठाए गए, जैसे डावेस योजना आई और उसके बाद यंग योजना, यंग जो है वो भी ओवन डी यंग की द्वारा, जो चेयरमैन थे उनके द्वारा दी गई थी। हूवर मेरिटोरियम भी आया। तो इस तरीके से काफ़ी सारे इश्यूज़ जो है हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये कर्ज़ा जो है देना मुश्किल हो गया। तो जब कर्ज़ा देना मुश्किल हुआ तो अचानक अक्टूबर 1929, जो हम आगे बात करेंगे, अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गया। तो उस क्रैश में धीरे धीरे विश्व में एक आर्थिक मंदी की लहर आ गई, क्योंकि हर कंट्री प्रोडक्शन तो कर रही थी लेकिन उस प्रोडक्शन की खपत, वो यानी सप्लाई तो थी लेकिन डिमांड नहीं थी। तो दैट्स वाई इकोनॉमिक्स का रूल है, सप्लाई सरप्लस है, डिमांड कम है, तो हम जो है वो घाटे में, नुकसान में चल जाते हैं। तो डिक्रीजिंग फार्म प्राइस यानी खेती के जो मूल्य है वो उसकी अवमूलन हो गया था, नीचे आ गए थे। प्राइस फेल व्हेन डिमांड डिक्रीज्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। तो प्राइस, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद डिमांड डिक्रीज़ कर गई थी, तो दैट्स वाई प्राइस जो है वो गिर गए थे। फार्मर्स कुडंट पे डेप्ट एंड लॉस्ट देयर फार्म्स। तो वो अनेबल थे, वो इस स्थिति में नहीं थे कि अपने कर्जे दें। दैट्स वाई उन्होंने अपनी जो है खेत जो है वो लॉस्ट देयर फार्म्स। सो 1930s जो है वो हम कहते हैं कि बहुत बड़े अकाल पड़े, ड्राउट इन द ग्रेट प्लेन्स, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जैसे कि बहुत लोगों के पास बहुत पैसा था लेकिन कुछ लोगों के पास था ही नहीं। डिक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द लेट 1920 तो 1920 जैसे विश्व खत्म हुआ, लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई। तो दैट्स वाई लोग सामान खरीद नहीं रहे थे, ये भी कारण था। कारण में आगे हम बात करते हैं ब्लैक ट्यूसडे। 29 अक्टूबर 1929, ब्लैक ट्यूसडे, स्टार्ट ऑफ डिप्रेशन। वैसे तो इसके इतिहास में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए कुछ कारणों की आवश्यकता होती है, और कुछ कारण जो है वो समय समय के आधार पर जो है वो कारण हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर एकदम एक्सीडेंटल या यू कैन से इमीडिएट कॉज से वो स्पीड अप हो जाते हैं, और अल्टीमेटली वो स्पीड अप करने वाला इमीडिएट कॉज था 29 अक्टूबर 1929 का ब्लैक ट्यूसडे, और डिप्रेशन की जो है शुरुआत हो गई थी। Stock prices dropped quickly. Investors had bought on margin results, led to bank failures. Many lost life savings. तो क्या था कि बिकवाली बढ़ गई, शेयर मार्केट के गिरने के साथ लोगों के मन में वहम आ गया कि अब हमारा पैसा डूब जाएगा। तो बिकवाली बढ़ गई। जैसे बिकवाली बढ़ी वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने शेयर बेचने शुरू कर दिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने शेयर बेचने शुरू किए तो बैंक जो है जिन्होंने अपना पैसा लगाया था स्टॉक्स में गिरने शुरू हो गए। लोगों ने बैंकों से पैसा निकालना शुरू कर दिया और बैंक जो है दिवालिया हो गए। अक्टूबर 1929 क्रैश, ब्लैक ट्यूसडे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सितंबर द स्टॉक मार्केट हैड सम यूजुअल अप एंड डाउन मोमेंट। October 24 market took a plunge, the worst was yet to come. On October 29, known as Black Tuesday, the market crashed. 29 अक्टूबर को मार्केट क्रैश कर गई। 16.4 मिलियन 16.4 मिलियन शेयर सोल्ड दैट इन वन डे। 16.4 मिलियन शेयर जो है वो सोल्ड हो गए, बेच दिए गए। बिकवाली बढ़ गई, खरीदारी खत्म हो गई। कोलैप्स मार्केट एंड प्राइस वेंट डाउन। पीपल हु हैड ब्रॉट ऑन क्रेडिट वर स्टक विद द ह्यूज डेट। लोगों पर अथाह असीम कर्जा जो है वो हमें देखने को यहाँ मिलता है। स्टॉक मार्केट बिफोर एंड आफ्टर ब्लैक ट्यूसडे आप देख सकते हैं इस ग्राफ के ज़रिए कि देखिए 29 अक्टूबर को कैसे मार्केट क्रैश होनी शुरू हुई और अल्टीमेटली कहाँ चली गई। तो इस प्रकार इसको आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल कोलैप्स आफ्टर द क्रैश, मैनी अमेरिकन्स, बहुत सारे अमेरिकन जो हैं उन्होंने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। जो बैंक्स ने इन्वेस्ट किए थे शेयर मार्केट में, बैंक्स डूब गए। बाय 1933 11,000 ऑफ द 20,000 बैंक्स नेशन वाइड हैड कोलैप्स्ड। 25,000 में से 11,000 बैंक जो हैं वो कोलैप्स करें। देखिए आप पिक्चर में देख रहे हैं वांटेड अ डिसेंट जॉब। देखिए कुछ लोग अपनी पूरा बायोडाटा अपनी जो है वो टांग कर बैठे हैं और कह रहे हैं कि हमें जॉब्स जो है वो चाहिए। क्रैश इफेक्ट इन इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, द क्रैश क्रस्ट बिजनेस बिकॉज बैंक कुडंट लैंड मनी। तो जो है वो क्रैश ने बिज़नेस ख़त्म कर दी और बैंक इस कंडीशन में नहीं थे कि आपको मनी उधार या पैसा उधार दे सके। कंज्यूमर्स ने अपनी स्पेंडिंग कम कर दी। विदाउट एसेंशियल्स यानी ज़रूरी वस्तुओं पर ही स्पेंडिंग की गई, गैर ज़रूरी वस्तुओं पर नहीं की गई। और उसके बाद अनएम्प्लॉयड वर्कर्स जिनके पास पैसा नहीं था, जो अनएम्प्लॉयड थे, जो नौकरी नहीं थी, उनके पास पैसा नहीं था कि कुछ परचेज़ करें। इन द ईयर आफ्टर द क्रैश अमेरिकन वेजेस ड्रॉप बाय $4 billion, नियरली 3 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। 30 लाख लोगों ने अपनी जॉब जो है वो खो दी। यूरोप में भी बड़ा भयानक इम्पैक्ट पड़ा। देखिए एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन यूरोपियन इकॉनमीज वर इंडेप्टेड। तो आपको पता ही है कि यूरोप कर्जे के नीचे दबा था। और जब यूएस ने चीज़ें कम लेना शुरू कर दिया, लेस गुड्स लेना शुरू कर दिया, फॉरेन बिजनेस जो था वो क्रैश कर गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है देखिए कि गवर्नमेंट ट्राई टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय पासिंग हाई टैरिफ मेकिंग एक्सपेंसिव फॉरेन गुड्स। तो टैक्स बढ़ा दिए गए विदेशी वस्तुओं पर, विदेशी सामानों पर। जिस प्रकार हम कहते हैं कि बिज़नेस सेव करने की अपनी डोमेस्टिक बिजनेस सेव करने की कोशिश की गई, लेकिन ये भी फ्रूटफुल ना हुआ। इफेक्ट्स ऑफ डिप्रेशन इन मास पीपल, सुसाइड रेट बढ़ गया 30% बिटवीन 28 to 32। हम देख सकते हैं 1928 से 32 तो सुसाइड रेट रेशो है वो बढ़ गई है। अभी कोविड की वजह से हमारे देश में भी बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है और पूरे विश्व में हम कहते हैं कि हाल बहुत बुरा है। और इस समय सेम सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ रही हैं जैसे उस समय की। ये पेंडेमिक है वो एक तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस था, तो इसमें हालात जो हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं। अल्कोहलिज्म रोज शार्पली इन अर्बन एरियाज 3 times एंड मैनी पीपल वर एडमिटेड टू स्टेट मेंटल हॉस्पिटल एज इन नॉर्मल टाइम्स। लोग पागल हो रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, नशे ज़्यादा बढ़ गए थे। मैनी पीपल शोड ग्रेट काइंडनेस टू स्ट्रेंजर्स, जैसे कि आज हम देख रहे हैं लोग हेल्प कर रहे हैं, उस समय लोग हेल्प कर रहे थे। एडिशनली मैनी पीपल डेवलप हैबिट्स ऑफ सेविंग एंड थ्रिफ्टनेस। तो लोगों ने जो है वो पैसा सेव करना शुरू कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया पर वर्ल्ड वाइड इफेक्ट देखिए, एक्सट्रीम डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स मीन इट वाज वन ऑफ द हार्डेस्ट हिट कंट्रीज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि उसका जो है इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स का काम था। और फॉलिंग एक्सपोर्ट डिमांड एंड कमोडिटी प्राइस प्लेस्ड मैसिव डाउनवर्ड प्रेशर ऑन वेजेस। फर्दर अनएम्प्लॉयमेंट रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई ऑफ ऑलमोस्ट 32% 1932। तो जो ऑस्ट्रेलिया का मेन काम था वो था फसल जो उनकी थी उनको एक्सपोर्ट करना, इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट करना, जो कि हार्डली हिट हो गया था क्योंकि एक्सपोर्ट की तो डिमांड ही बहुत कम हो गई, एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं रहा था। तो वेजेस की कैसे पे करे अपने लेबर्स को, ये भी उसको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। यूएसए अबाउट 13 मिलियन पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड। तो देखिए कहता है कि 13 मिलियन 1 करोड़ 30 लाख लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे। इन अर्ली 1930s मोर पीपल एमिग्रेटेड फॉर यूएसए देन इमिग्रेटेड टू इट। बहुत सारे लोग यूएसए छोड़ के जा रहे थे इंस्टेड ऑफ। आज देखिए एक रुझान है कि यूएसए की तरफ जाएँ। फ्रॉम 1929 to 32 हम बात करते हैं अबाउट 5,000 बैंक वेंट आउट ऑफ बिजनेस। 5,000 जो बैंक हैं वो बिज़नेस अपना ख़त्म कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ क्लोज देयर बैंक।
देयर सिस्टम बिकॉज उनके पास लिक्विडिटी नहीं है, पैसा नहीं। कनाडा पर harshly impacted by both the global economic downturn and dust fall. Canadian industrial production had fallen only 58% of 1929 level by 32, the second lowest level in the world after the United States. Total national income fell to 55% of the 1929 level, again worse than any nation apart from United States की बात हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है पड़ा। ईस्ट एशिया Japanese economy shrank by 8%, or the invasion and subjugation of Manchuria into Japanese puppet states in September 1931, thus providing Japan with the raw materials and energy. The Japanese economy was able to recover by 1932 and continued to grow. तो जापान ने अपने येन जो उसकी मुद्रा थी उसकी कीमत भी घटाई ताकि उसकी प्रोडक्शन बड़े लोग उसका सस्ता माल खरीदें, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ। इवन करेंसी का अवमूल्यन करने से एक तरह का कियोस क्रिएट हो गया वर्ल्ड मार्केट में, ये भी हमें देखने को उसमें मिलता है। साउथ एशिया इंडिया की बात करें, डिक्लाइन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रिजल्टेड ऑब्टेनिंग ऑफ लो रेवेन्यू कम हो गया हमारा, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कम हो गया था। इंडियन गोल्ड रिजर्व सोल्ड ऑफ, भारत का जो गोल्ड रिजर्व था उसे बेच दिया गया, शुरू कर दिया गया। अपने इंग्लैंड ने अपने कर्जे उतारने के लिए हमारे जो इस रिजर्व को यूज़ किया। अनइनहिबिटेड इंक्रीज़ इन लैंड रेंट, और उसके बाद देखते हैं कि value of the agriculture produce came down to alarming levels through agriculture price fell sharply, colonial government refused to revenue demands, तो प्राइस इंक्रीज ड्रास्टिकली। तो आप देख रहे हैं कि हालात ऐसे होते कि बद से बदतर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का रेट कम हो गया, उनके प्राइस गिर गए। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपना जो है वो रेवेन्यू के लिए जो है उसको रिफ्यूज़ नहीं किया, उन्होंने कहा कि रेवेन्यू हमें उतना ही चाहिए जितना हम पहले लेते थे, तो दैट्स वाई हालात ख़राब जो हैं वो होते गए। फ्रांस, the depression began to affect France from about 1931. France's relatively high degree of self-sufficiency meant the damage was considerably less than in a nation like Germany. Hardship and unemployment were high enough to lead to rioting and the rise of socialist popular front. तो आपको इसमें वो भी दिखेगा कि फासिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई, और इस तरह से हालात जो है फ्रांस में भी बदतर होते गए। जर्मनी हिट हार्ड बाय द डिप्रेशन, सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से था। अमेरिकन लोन्स टू हेल्प रीबिल्ड द जर्मन इकॉनमी स्टॉप्ड। देखिए जर्मनी ने अमेरिका से कुछ समय के लिए, यानी कि थोड़े समय के लिए लोन लिए थे, वो बंद हो गए, तो उसकी वजह से इकॉनमी जो ग्रो करनी शुरू हुई थी वो ख़त्म हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट सोड, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, especially in larger cities, and the political system weed down extremism। तो लोग जो हैं वो बागी एक्सट्रीम हो गए, मतलब क्रांतिकारी लेवल पर पहुंच गए। हिटलर्स नार्सिस्ट इसमें नाजी पार्टी है, नाजी पार्टी केम टू पावर इन जनवरी 1933। इन 1934 द इकॉनमी विल स्टिल नॉट बैलेंस इनफ फॉर जर्मनी वर्क फॉर इट्स ओन। तो जर्मनी के हालात ज़्यादा ख़राब थे क्योंकि उसने कर्जा बहुत ज़्यादा देना था, और क्योंकि हारा हुआ देश था तो उस पर पाबंदियाँ ज़्यादा थी, रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा थी, जिसका कारण उसके हालात और ज़्यादा भयानक थे। Latin America, because of high levels of United States investment in Latin America economies, they were severely damaged by the depression. Chile, Bolivia, Peru were badly affected. One result of depression is this areas was the rise of fascist movement. तो fascist movement भी यहाँ पर शुरुआत हुई। Consequences of the Great Economic Depression: bank failed, nation's economy crashed, farmers struggled a lot, rising price resulted in decline of consumer, gap between rich and poor widened, hardships, homelessness increased, GNP decreased, unemployment increased। बैंक फेल हो गए, राष्ट्रीय जो आर्थिकता है, इकोनॉमी है हमारी, जो वित्त सिस्टम है वो क्रैश कर गया। फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, किसानों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। ज़्यादा प्राइस बढ़ने से, प्राइस इंक्रीजिंग होने से, राइजिंग होने से कंज्यूमर जो हैं उपभोक्ता हैं उनमें कमी देखी गई, बिकॉज उपभोक्ता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो परचेज़ करे। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वाइडन, तो अमीर और गरीब में फासला बढ़ता गया। लोग बेघर हो गए, हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है जिसे हम कहते हैं GDP और GNP, तो GNP जिसमें सारे इंक्लूडेड होती है इनकम, वो भी गिर गई और बेरोज़गारी जो है वो बढ़ गई। एंड टू डिप्रेशन, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई 1939 में,
फिर एमुनेशन की प्रोडक्शन बढ़ गई, एमुनेशंस और चीज़ें वस्तुएं जो वॉर में थी वो चाहिए, डिमांड बढ़ गई, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हुई क्योंकि लोगों को काम मिलना शुरू हो गया। डिप्रेशन एंड्स कम्प्लीटली बाय द टाइम ऑफ यूएस एंटर्स इन द वार 1941। जैसे 1941 में हिरोशिमा नागासाकी तो 1945 में हम देखते हैं, तो जैसे पर्ल हार्बर हुआ 1941 में, वैसे ही अमेरिका एंटर कर गया वॉर में, और फिर वॉर जो है भयानक रूप ले गई, और इस समय हम देखते हैं कि डिप्रेशन का अंत जो है देखने को मिलता है। सो क्या सीखते हैं हम? मार्केट कैन बी वेरी अनप्रेडिक्टेबल, मार्केट का कोई पता नहीं, इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है। इन्वेस्टर्स मस्ट नॉट गेट कॉट अप इन मार्केट बबल्स इल्यूजन्स, तो हमें थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टर्स को मार्केट फोर्सेस अलोन में बी अनेबल टू अचीव रिकवरी फ्रॉम इकोनॉमिक स्लम्प, और चेंजेस अवर नीडेड इन यूएस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें भी चेंजेस जो है वो हमें जो है होनी चाहिए थी, होंगी आने वाले टाइम में। हम देखते हैं अमेरिका ने बहुत ज़्यादा, जैसे हम न्यू डील की बात करते हैं, 1933 के बाद न्यू डील पॉलिसी लेकर आए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो काफ़ी सुधार हुआ उनकी इकॉनमी में भी, तो ये भी हमें देखना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसे लिखें कमेंट बॉक्स में, मैं आपके सजेशंस एंड क्वेश्चंस को वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस हिस्ट्री।